तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9वीं की क्लास 9th की जो है साइंस की बुक्स उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ हिंदी मीडियम में। ये आपको पढ़ना कैसे मैं बता रहा हूँ। तो देखो, पहला मैं आपको बुक्स लेकर के बैठ जानी है। बुक में मैं आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊँगा इसमें। और दूसरी आपको साथ में नोट्स भी बनाते चलना है। बुक्स भी पढ़ेंगे और साथ में नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको बुक्स पढ़ने का तरीका पता चलेगा, पढ़ना कैसे है, और आप छांट सकोगे कि हाँ, इसमें से 1 नंबर वाला सवाल कहाँ से बन रहा है, 5 नंबर वाला सवाल कहाँ से बन रहा है। क्योंकि मैं आपको याद करने के लिए अलग से नोट्स बना करके तो दे दूंगा कि केवल आप याद कर लेना। तो केवल याद करने से काम नहीं बनेगा, आपको चीज़ों को समझना है, सीखना है। तो क्या, बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी। बुक्स पढ़ोगे आप तो आपको आइडिया बनेगा कि हाँ, क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। चलो, तो देखो, क्लास 9th है, क्लास लिखता हूँ, क्लास 9th है। और ये है बुक्स जो है साइंस का है, विज्ञान का है। इसको आप क्या करो, किताब सामने खोल लो और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप लाइन बाय लाइन किताब के साथ पढ़ते चलो। ठीक, जैसे आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है उस तरह से मैं पढ़ाऊँगा। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पाठ 1 है, पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब होता है आसपास के पर्यावरण को। आसपास के पर्यावरण को बोलते हैं अंग्रेजी में सराउंडिंग। ठीक, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक, चलो देखो, पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इसमें है, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। बात सही है कि अगर हम लोग अपने चारों ओर देखें तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें, वस्तुएं दिखाई देती हैं। आगे है, बोल रहा है, जिनका आकार, ये याद रखना, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है समझो। चीज़ें तो हम लोग के आसपास बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि जिनका आकार, आकार के मतलब समझना, आकार के मतलब होता है उसका माप, आकार का मतलब होता है उसका माप, कि हाँ भाई आकार कितना है, लंबाइया कितना है, चौड़ैया कितना है। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया ना, और ऊंचाई हो गया, उसको क्या बोलते हैं, आकार। क्या बोलते हैं, आकार। जैसे एक डॉग है और एक है एलिफेंट है। तो डॉग का लंबाई चौड़ाई कम होगा और एलिफेंट का लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होगा। तो बोलते हैं ना कि कुत्ता का आकार और हाथी के आकार में ज़्यादा बड़ा है हाथी का आकार। तो आकार मतलब क्या हुआ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक, उसके बाद है आकृति। उसके बाद क्या है, आकृति। तो आप एक बार आकृति के बारे में भी समझ लो। आकार समझ में आ गया कि उसके माप को बोलते हैं आकार। तो आकृति क्या है, आकृति के बारे में भी आप समझ लो। तो यहाँ देखो, आकार मतलब समझ में आ गया, आकृति मतलब समझो। आकृति के मतलब होता है ढांचा। क्या होता है, ढांचा। जैसे गोलाकार यानी कि गोला हो गया ना, चौड़ा हो गया, चौकोर जिसको बोलते हैं, त्रिभुजाकार हो गया ना, तो उसको बोलते हैं आकृति। आकार मतलब हो गया उसका माप की लंबाई, चौड़ाई। आकृति मतलब हो गया कि उसका गोला है कि चौड़ा है कि त्रिभुजाकार है, किस तरह से है उसका आकार, आकृति। ठीक, उसके बाद है बनावट। बनावट का मतलब होता है कि उसको बनाने में, तो बनावट का मतलब होता है कि उसको बनाने में, उस पदार्थ को, उस वस्तु को बनाने में
कौन सा तत्व का उपयोग किया गया है, कौन सा विधि का उपयोग किया गया है ना, कौन सा विधि का उपयोग किया गया है, उसका तरीका क्या है, उसको बोलते हैं बनावट, उसको बोलते हैं बनावट। जैसे अगर हमको लोहे का अभी कोई आसपास में सामान दिख रहा है, लोहे का मान लो दिख रहा है, लोहे का चाकू दिख रहा है, ठीक, तो चाकू बनाने का विधि क्या है, तो पहले पिघलाया जाता है, उसको बोलते हैं बनावट, ठीक, ढांचा। इतना समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आया इसमें से आपको? कि आकार, आकृति और बनावट, तीन चीज़ आपको समझ में आ गई है, आकार, आकृति और बनावट। आकार समझ में आ गया, आकृति समझ में आ गया और बनावट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, तो देखो एक बार शुरू से पढ़ते हैं ताकि अच्छा समझ में आवे। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, इतना तक सही है। जिनका आकार मतलब कि उसका लंबाई चौड़ाई क्या है, जिनका आकृति मतलब कि वो गोलाकार है कि चौकोर है कि चौड़ाकार है कि त्रिभुजाकार है, कैसा भी है। और बनावट यानी कि सब चीज़, तीनों चीज़ क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, इसमें बोल रहा है कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, पदार्थ। तो यहाँ से टॉपिक क्या निकल रहा है, पदार्थ का। क्या निकल रहा है, पदार्थ का। क्या बोल रहा है पदार्थ के बारे में, कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। ये चीज़ नोट करने वाली है, तो आप एक अपना नोट्स कॉपी रखो जिसमें ये चीज़ नोट करते चलो। किताब पढ़ते चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। तो नोट्स आपको बनाना है, तो चलो कैसे नोट्स बनाना है ये भी बता देता हूँ। कॉपी में सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है। हेडिंग में लिखना है कि अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। अंग्रेजी में लिख देना है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस लगा देना है लास्ट में। फिर लिखना है आपको इस तरह से कि पदार्थ लिख के डैश देना है। आपको नोट्स कॉपी कैसे बनवाया जाता है ट्यूशन में, कोचिंग में, स्कूलों में, पदार्थ लिख करके डैश देना है। लिखना है हमारे आसपास की जगह में थोड़ा सा चिन्ह दिया जाता है, इसको बोलते हैं पारस्परिक चिन्ह। तो पदार्थ के बारे में लिखना है कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ये चीज़ नोट कर लेना आपको, ठीक। आगे देखो, अब आगे किताब पढ़ते हैं तब तो समझ में आएगा क्या बोल रहा है। तो देखो आगे किताब में क्या है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि उसकी ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और एक कुछ आयतन घेरती है। कह रहा है कि जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, ठीक ना, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर और बादल, तारे, पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि पानी का एक बूंद भी और रेत का एक कण भी क्या है, सब पदार्थ हैं, सब के सब पदार्थ हैं। समझ में आया? उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर नोट्स हमको साथ में बनाते ही चलना है, ठीक। चलो नीचे देखते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो नोट्स बनाने लायक होगा मैं आपको बताते चलूँगा, और साथ में किताब पढ़ने का अभ्यास भी करना है। तो देखो आगे लिखा है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। प्राचीन काल मतलब बहुत पहले से ही, जब साधु संत रहते थे न, तब से ही जो पहले के मनुष्य थे वो अपने आसपास को समझने का प्रयास करते रहे हैं, ठीक। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, जो पहले तो वैज्ञानिक नहीं रहते थे, दार्शनिक रहते थे, बाबा साधु संत ये सब, तो उन्होंने क्या किया कि पदार्थ को 5 मूल भागों में, कितने में, 5 में लिखा है ना, 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। तो प्राचीन के जो थे साधु संत, वो सब
पदार्थ को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा गया है, जिसको क्या बोलते हैं? पंच तत्व। जिसको क्या कहा जाता है? पंच तत्व। ये याद रखने लायक है, पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व हैं। तो पंच तत्व किसको बोलते हैं? हवा को, पृथ्वी को, अग्नि को, जल को और आकाश को। तो पंच तत्व कौन कौन सा है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इसको पढ़ना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको याद रख लेना है कि प्राचीन के लोग पदार्थ को 5 भागों में बांटे थे, जिसको बोलते थे पंच तत्व। ठीक, उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी इस पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। कहा जा रहा है कि भारत के जो प्राचीन लोग थे उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में बांटा, जिसे पंच तत्व कहा गया। तो इसका सहमति दे रहे थे कौन? यूनान, यानी कि यूरोप के जो दार्शनिक थे ना, वो भी बोल रहे थे कि हाँ भाई सही है, भारत के जो लोग कह रहे हैं वो सही है, 5 भागों में ही बांटा जाएगा पदार्थ को, जिसको पंच तत्व कहेगा। इसके लिए राइट बात है। कौन ये सहमति जताए थे? कौन? यूनानी दार्शनिकों ने। इन लोग का भी मत यही था। और इनका कहना था कि पंच तत्व जो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश है, इन्हीं पांचों से मिलकर के सभी चीज़ बनी है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। ये बात सही भी है। आप देखो, मान लो आपके सामने क्या है? एक मान लो कुर्सी है। क्या है? कुर्सी है। तो कुर्सी क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होगा? तो यही पांचों चीज़ से ही मिलकर के बना है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आया कि जो प्राचीन के दार्शनिक लोग थे, वैज्ञानिक तो होते नहीं थे, दार्शनिक लोग होते थे, जिनके पास बहुत सारा बुद्धि था, उनको दार्शनिक बोला जाता था पहले के लोगों को। ठीक ना? तो जो साधु संत थे, उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया, जिसको क्या बोला गया? पंच तत्व। जिसको क्या बोला गया? पंच तत्व। ठीक, कौन कौन थे पंच तत्व? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये टॉपिक है, अच्छा है, इसको याद करने लायक है। याद करने लायक क्या है? ये तो हम लोग को याद ही है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। देखो, आधुनिक, ये तो पहले की बात हो गई प्राचीन काल की। प्राचीन काल की बात समझ में आया कि पदार्थ को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा था, जिसको पंच तत्व बोलते हैं। लेकिन आधुनिक में, कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने, यानी कि अभी जो है आधुनिक में वैज्ञानिक थे, और पहले क्या होते थे? दार्शनिक। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो अभी के जो वैज्ञानिक हैं, पदार्थ को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है भौतिक गुणधर्म के एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो समझो यहाँ से क्या टॉपिक निकल रहा है। जो प्राचीन के जो लोग थे, प्राचीन के जो दार्शनिक लोग थे, उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में बांट दिया। उन्होंने पदार्थ को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। तो जो प्राचीन लोग थे, उन्होंने पदार्थ को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा, जिनको क्या बोला गया? आगे चल करके उनको बोला गया पंच तत्व। क्या बोला गया? पंच तत्व बोला गया। ये पुरानी बात थी और अभी भी ये सही है, अपने जगह पे सही है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको 2 आधार पर, 2 भागों में नहीं, 2 आधार पर बांटा है। 2 आधार पर बांटा है। पहला आधार कौन सा है? पहला है भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म के प्रकृति के आधार पर। तो भौतिक गुणधर्म मतलब समझो, जैसे भौतिक, जो ऊपर से चीज, जो चीज़ ऊपर से दिख रही है ना, उसको बोलेंगे भौतिक, और जो उसके अंदर है, उसके रासायनिक गुणों को के बारे में समझेंगे, उसको बोलेंगे रासायनिक प्रकृति। बात आया समझ में? जैसे भौतिक गुणधर्म बता सकता हूँ, जैसे कि एक लोहा है, लोहा को ऊपर से देखें तो कठोर है। ठीक, अगर रासायनिक प्रकृति के अनुसार देखें तो लोहा के अंदर तत्व पाए जाते हैं केवल Fe। ठीक, और भौतिक गुणधर्म देखें इसका तो तन्यता उसमें होता है, तनाता है, आघातवर्धनीय होता है ना। आप यहाँ तक बस इतना समझो कि पदार्थ को जो है अभी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 2 आधार पर बांटा है। कौन कौन से आधार बांटा है? भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। अपना नोट कॉपी निकालो और इसको नोट करो, क्या नोट करना है बताता हूँ। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग लिख लिए थे कि पदार्थ क्या होते हैं। अब देखो लिखना है, नोट्स लिख देना है। नोट्स में पहला लिखना है, प्राचीन दार्शनिकों ने
पदार्थ को पांच भागों में बांटा था। 5 भागों में बांटा था। पहला वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा आकाश। आप ये नोट्स बनाते चल रहे हो ना, ये बहुत आपको आगे चल के फ़ायदा करेगा। अभी आप नोट्स बना रहे हो, मैं इस वीडियो ख़त्म होने के बाद दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन ऐड करूंगा और दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसके बाद भी जिसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे, इसके पाठ के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो आप ऑप्शनल क्वेश्चन तभी बना पाओगे जब आप इसको पढ़े रहोगे। और अगर मेरे साथ किताब पढ़ रहे हो तो आपको सब चीज़ क्लियर होते जा रहा है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। उसके बाद आगे क्या समझना है कि आधुनिक, ये तो हो गया पहले के बाद कि प्राचीन दार्शनिकों ने, यहाँ तक नोट कर लिया है। आगे है कि दूसरा नोट्स बनाना है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 आधार पर बांटा है। 2 भाग में मत कहिएगा, 2 आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2 आधार पर बांटा है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को कितने भागों में बांटा है? 2 आधार पर बांटा है। ये चीज़ आप क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन सा है तो ये समझो। पहला जो आधार है पदार्थ का भौतिक गुणधर्म, और दूसरा जो है पदार्थ का रासायनिक गुणधर्म। इन दोनों में अभी आपको इस पाठ में केवल यही पढ़ना है जिसमें मैं एस लिख रहा हूँ। केवल यही पढ़ना है, पदार्थ का भौतिक गुणधर्म। ये हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्या पढ़ना है? भौतिक गुणधर्म। तो इसमें भौतिक गुणधर्म में कौन कौन सा चीज़ आता है, आप इसमें पढ़ने के बाद आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको बस याद रखना है कि आधुनिक जो वैज्ञानिक थे पदार्थ को 2 भागों में बांटे थे। कितने भागों में? 2 आधार पर। 2 भाग नहीं बोलना है, 2 आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक, आगे किताब को पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है पढ़ते चलते हैं। हाँ, तो आगे टॉपिक है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। टॉपिक क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो किताब पढ़ने का यही स्टाइल है, बीच में जो गैपिंग रहता है आप इधर के ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लो, उसके बाद नीचे से आपको इस साइड आना है। ये नहीं कि इधर से पढ़ते आ गए फिर इधर में हिल गए, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक ना। ठीक, और 1.1 क्यों लिखा है समझो। ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, किताब पढ़ रहे हो साथ में तो ये भी तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए ना। तो देखो ये जो एक है, एक तब दिया जाता है, ये पाठ का है, मतलब कि पहला पाठ है। पॉइंट के बाद एक है, मतलब कि पहला पाठ का पहला टॉपिक। अगर मैं 2.1 लिखूं तो मतलब दूसरा पाठ का पहला टॉपिक। अगर मैं 2.5 लिखूं तो दूसरा पाठ का 5वां टॉपिक। ये सब चीज़ें हैं एक्सटर्नल जो है, आपको ये याद करनी नहीं है, बस समझनी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही नॉलेज करके आपको आगे समझने में काम करेगा, है समझ में। ठीक, तो देखो ये पहला टॉपिक हो गया पदार्थ का भौतिक स्वरूप। आपको यही अभी पढ़ना ही है। तो इसके अंदर एक टॉपिक है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्या बोल रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। इसको पढ़ते हैं। इसमें भी क्या क्या टॉपिक निकलती है जो हमें याद रखनी चाहिए। तो देखो, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। बहुत पहले की बात है, पदार्थ को जो है ना उसके बारे में लेकर के 2 बातें बहुत प्रचलित में थी। उसके बारे में 2 बात बहुत की जा रही थी। कौन कौन? जो पहला था विचारधारा वो यह था कि पदार्थ जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं ना। लकड़ी के टुकड़े मतलब कहने का अर्थ है जो ये लकड़ी है वो क्या है, एक टुकड़ा है तो एक ही टुकड़ा है, इसके अंदर अब टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो पहला बात ये सोच रहे थे, विचारधारा यह था कि जो पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े जैसा होता है। और दूसरा जो विचारधारा था, परंतु अन्य विचारधारा उनका क्या मानना था कि पदार्थ जो है रेत की कण के तरह, रेत के तरह कणों से मिलकर बने हैं। यानी कि ये जो पदार्थ है ना वो इस तरह से लकड़ी का नहीं है, क्योंकि वो एक कण से, बालू के जैसे कण होते हैं ना, रेत के कण, उस तरह से आपस में मिल करके बने होते हैं। तो आगे चल कर के यही विचारधारा
साबित हुई कि सही है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना है, यानी कि केवल कणों से मिलकर बना है, इस तरह से नहीं कि लकड़ी के टुकड़े की तरह। इस यहाँ से बात ये निकल के आती है। तो ये चीज़ भी आपको नोट करके चलना है। तो चलो मैं इसको नोट करवा दूंगा, आगे चलो पढ़ लो पहले, ठीक ना। आगे क्या बोलता है देखो, बोलता है कि आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से मिलकर बने हैं। देखो कह तो दिया कि हाँ ये जो है पदार्थ जो है रेत के कणों की तरह बने हैं या फिर सतत हैं जो लकड़ी के टुकड़े की तरह। इसको साबित किसे किया था? तो क्रियाकलाप के द्वारा। किसके द्वारा? क्रियाकलाप के द्वारा। क्रियाकलाप को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। और एक होता है प्रैक्टिकल, जिसको बोलते हैं प्रायोगिक। इसको बोलते हैं प्रायोगिक, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रैक्टिकल, ठीक ना। तो आप इसको जो रहता है क्रियाकलाप, इसको प्रैक्टिकल मत समझिएगा, ये है एक्टिविटी। क्या है? एक्टिविटी। तो चलो क्रियाकलाप जो दिया है उसको पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप को पढ़ने से क्या होता है कि आपको इसके बारे में गहरा नॉलेज मिलता है। क्या गहरा नॉलेज मिलता है? कि हाँ ये एक तरह से एक सबूत है। क्या है? सबूत है कि हाँ पदार्थ सतत है या फिर कणों से मिलकर के बना है। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं क्रियाकलाप को। तो क्रियाकलाप कौन सा है? 1.1। इसमें क्या बोलता है कि 100 ml का बीकर लें। बीकर उसको बोलते हैं जैसे मग की तरह होते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं बीकर, मग की तरह होता है शीशे का। तो 100 ml का बीकर लें। इसमें ml लिखा रहता है इधर, पाइप आर के ml। तो उसमें 100 ml का बीकर लेना है। इस बीकर को जल से आधा भर लेना है, जल से आधा भर लेना है। और जल आधा भर करके अस्तर का निशान लगा लेना है। तो जहाँ तक पानी भरे हैं ना वहाँ तक आपको टिक लगा लेना है कलम से या फिर कुछ से ऊपर बाहर में, ठीक। तो दिए गए नमक या शर्करा को कांच में की छड़ की मदद से जल में घोल लेना है। और इस पानी को जो आधा लिए हैं, जहाँ तक टिक लगाए हैं, उसमें क्या डाल देना है? नमक। क्या डाल देना है? नमक। उसके बाद उसको घोल देना है। उसके बाद देखना है कि जो हम टिक लगाए थे उससे ऊपर गया है कि नीचे गया है ना। तो जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दीजिए। देखना है कि बढ़ा है कि घटा है। तो आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? एक कहाँ गायब हो गया? क्या जल के अंदर कोई बदलाव आया? तो देखो हम लोग ने पहले पानी नापा था कि इतना है। जब उसमें नमक डाल दिया, तो थोड़ा सा पानी थोड़ा बढ़ा और नमक जो है गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया। तो पता करना है कि नमक गया कहाँ। तो नमक ऐसे ही साधारण बात है कि नमक पानी में घुल गया। पानी में घुल गया। क्या हुआ? नमक का पानी में घुल गया। तो चलो ये हो गया क्रियाकलाप। और इसके बारे में क्या बता रहा है समझते हैं, ठीक। चलो इसको मिटा लेता हूँ। आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा मतलब होता है चीनी। शर्करा मतलब होता है चीनी, ये बात याद रखना। शर्करा मतलब होता है चीनी। अब पूरे पानी में घुल गए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यानी कि जो ये जो जग था, ये जो बीकर था, उसमें पहले पानी था। उसमें हमने क्या किया? नमक को ऐड किया और नमक इसमें घुल गया। तो एक कण होगा, बालू की तरह कण होगा, इसीलिए तो घुला है ना। तो इससे पता चलता है कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर के बना है। ये हो गया क्रियाकलाप। ये साबित करना चाहता था बस, और कुछ नहीं, ठीक। आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से टॉपिक क्या निकलेगा मैं आपको जैसे ही जो ओरिजिनल टॉपिक रहेंगे जो याद करने लायक है, एग्जाम में आ सकती हैं, वो चीज़ें मैं आपको नोट्स कराते चलूँगा। आप नोट्स बनाते चलना एक कॉपी में अलग से, बस। और जो ये पार्ट है, इसको पार्ट को मैं एक ही वीडियो में ख़त्म नहीं करूँगा। आधा इस वीडियो में बता दूँगा और आधा अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि आपको भी 2 घंटा की क्लास अच्छा नहीं लगेगी। एक क्लास केवल 1 घंटा के अंदर में समाप्त हो जाएगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, यहाँ पे जो चित्र बता रहा था ना, वो चित्र दिया है कि देखो यही बीकर है। क्या है? बीकर। देख लो बीकर क्या है, यही बीकर है।
नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, अच्छा से दिखे। ठीक, ये बीकर है। ये बीकर हो गया। इस जिसमें क्या है, पानी है। पानी है, उसमें हम लोग क्या मिला दिए, नमक। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए, नमक। तो और उसमें छड़ की मदद से उसको घुमाए ताकि वो मिल जाए। और जल और नमक क्या हुआ, आपस में मिल गया। ये थोड़ा सा जल के कण दिखाई दे रहे हैं, ये नमक के। इतने अलग अलग इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जब हम जल और नमक के घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो यहाँ क्या लिखा है, आप ध्यान से थोड़ा सा देखना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रखना है, लेकिन समझने वाली बात है। देखो ये लिखा है लाख गुना, क्या लिखा है, लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण। आपको दिख नहीं रहा हो, मैं इसको लिख देता हूँ। लाख गुना, कितना गुना, लाख गुना आवर्धित, आवर्धित। तो लाख गुना आवर्धित मतलब जो आपके पास मोबाइल रहता है, मोबाइल में किसी फोटो को आप जूम करते हो ना, बढ़ाते हो, तो कितना गुना होता है वो पता है, जूम 4 गुना। जब पानी के हम लोग 1 लाख गुना, 1 लाख गुना, 1 लाख गुना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख गुना जूम करते हैं ना, तो ऐसा पानी के कण दिखाई देते हैं, पानी के कण दिखाई देते हैं। तो जब पानी में हम लोग नमक को घोल दिए, डाले, जब नमक को डाले, ये जो नमक को डाले तो यहाँ कहाँ पेंदी में बैठ गया। उसके बाद हम लोग इसको छड़ की मदद से उसको घुमाने लगे ना, तो आपस में घुल गया। तो आपस में घुलता कैसे है, ये हो गया पानी, ये हो गया ऊपर से नमक। ठीक, आपस में क्या कर दिए, घोल दिए। तो इसमें बोल रहा है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। मतलब जल के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, ये बात हमको यहाँ से पता चल रहा है। ठीक, ये चीज़ नोट करने लायक है, मैं आपको नोट्स करवा देता हूँ। चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। आगे पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है कि पदार्थ के एक कण कितने छोटे होते हैं। हमको पता चल गया कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। अगला टॉपिक है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। हमको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कितने छोटे होते हैं। तो देखो दे दिया एक्टिविटी, क्या दे दिया, एक्टिविटी। क्रियाकलाप को क्या बोलेंगे, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या दिया है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें और इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml में मिला दें। ठीक, फिर इस पर उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करें। तनुकृत करें मतलब पतला करें। तनुकृत मतलब पतला करें। इसका मतलब समझते रहो आप, तनुकृत करें। क्या जल का अब भी रंगीन है, ये क्या बोल रहा है आप समझो। देखो ये जल का बीकर है जिसमें हमने 100 ml जल लिया है। कितना ml, 100 ml जल लिया है हमने, 100 ml 100 मिलीलीटर जल लिया है। इसमें हमने क्या किया है कि थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट, क्या डाला है हमने, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में क्या समझाता हूँ। ये होता है एक कोई पदार्थ होता है जिसका बैगनी रंग होता है। आपको कलर दिख रहा होगा यहाँ पे, कैसा रंग होता है, बैगनी रंग होता है। तो 100 ml पानी में हमने 2 चम्मच डाल दिए क्रिस्टल, यानी कि 2 गोली डाल दिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का। और जैसे ही गोली डाले तो उसका रंग कैसा हो गया, बैगनी हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें से आप 10 ml निकाल के अगले में डाल दीजिए जो पानी शुद्ध है। तो ये थोड़ा गाढ़ा रहेगा, फिर पतला हो जाएगा। फिर इसमें से थोड़ा निकाल के इसमें डाल देंगे, फिर इसमें से निकाल के इसमें डाल देंगे। तो ये देख रहे हो पानी में जैसे मिला है नीला हो गया। यहाँ से देख रहे हो तो हल्का हल्का पानी जैसा होते जा रहा है, उसका रंग फीका पड़ते जा रहा है। यहाँ तक आने के बाद एकदम फीका पड़ गया है ना। तो क्रियाकलाप इतना तक था। आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र है KMnO4,
4 इसका रासायनिक सूत्र है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। बहुत थोड़े से क्रिस्टल में पानी का बहुत अधिक मात्रा यानी कि 1000 लीटर भी रंगीन हो जाता है। ठीक ना, 100 ml कितने, मान लो 10 100 ml वाले लिए तो 1000 लीटर हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि थोड़ा हम डालते हैं पानी में तो सब कोई को रंगीन कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो थोड़ा सा हम लोग ले रहे हैं उसमें कितने लाख कण होंगे कि इतना पानी में फैल गया, लाखों करोड़ों अरबों खरबों उसमें छोटे छोटे कण होंगे, छोटे कण होंगे, तभी तो इतना में फैल गया है। इसमें से थोड़ा भी निकाल के इसमें डाल रहे हैं तो ये भी रंगीन हो जा रहा है ना। मतलब कि इसमें से इतना छोटे कण होते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने छोटे होंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण, यही चीज़ मैं बोला ना, कई सूक्ष्म कण यानी कि लाखों करोड़ों उसमें कण होंगे। एक कण इतने छोटे कणों से विभाजित हो जाते हैं, होते रहते हैं, अंततः आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि अंततः एक स्थिति में एक कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि एक कण इतने छोटे हो सकते हैं कि अंत में इनको विभाजित ही नहीं किया जा सकता है। एक क्रिस्टल था, उसको हम लोग विभाजित कर दिए छोटे टुकड़ों में, अंत में समय ऐसा आएगा कि जो छोटा टुकड़ा होगा उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। यही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। आगे क्या बोल रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी यह क्रियाकलाप कर सकते हैं, लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक में मिलती रहेगी। तनुकृत मतलब समझ गए, पतला करना। क्या करना, पतला करना। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं ना, चीनी तथा पानी का प्लस पानी का, तो इसमें बहुत सारा पानी डाल दें तो थोड़ा कम मीठा लगेगा, तो उसको बोलेंगे पतला हो गया है या फिर तनुकृत हो गया। क्या हो गया है, तनुकृत हो गया है। आगे लिखा है, पदार्थ के एक कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो कहा जा रहा है कि लास्ट में इतना छोटा कण बचेगा ना कि उसको हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना छोटा होता है, आँख से तो हम लोग देख ही नहीं सकते। जब समझो माइक्रोस्कोप से लाख गुना जूम करते हैं तब दिखाई दे रहा है, उसमें से भी उसको इतना काटा जाएगा लाखों करोड़ों संख्या के अंदर, कणों के अंदर, कि उसको लास्ट में ऐसा छोटा, एकदम छोटा सा कण बचेगा जिसको हम लोग काट ही नहीं सकते। समझ लो पदार्थ के जो कण होते हैं कितने छोटे होते हैं ना। इतना तक आपको समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया है अभी तक कि पदार्थ के जो कण हैं बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक पढ़ लिए। अगला टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। हम लोग पढ़े थे अभी भौतिक गुण ना, उसके बाद पढ़ेंगे अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, ये चीज़ हम लोग शायद पढ़ चुके हैं। चलो देखो पढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था कि पदार्थ के जो इतने कण होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें विभाजित, लास्ट में इतना छोटा कण बचेगा कि हम लोग उसको विभाजित ही नहीं कर सकते। ठीक, तो बच्चों हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया है कि जो पदार्थ के कण हैं बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक पढ़ लिए। कण को इतना लास्ट में, कण को काटते काटते इतना छोटा बचेगा कि उसको हम लास्ट में विभाजित नहीं कर सकते। तो यहाँ जो था ना टॉपिक कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो क्या बताना है, कितने छोटे होते हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद अगला टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के जो कण थे उसके अब क्या पढ़ना है, अभिलाक्षणिक गुण। इसमें हम लोग पढ़ लिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं और पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो बहुत छोटे होते हैं। ए बन गया है, इसको मैं नोट्स करा दूंगा, आगे पढ़ लेता हूँ, इसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इसको भी नोट्स करा दूंगा। तो क्या बोल रहा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। तो हमने क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ दूसरे कण के पदार्थ में दूसरे पदार्थ के कण में
जो पहला पदार्थ है उसका कण और दूसरा पदार्थ के जो कण है आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं, तो कणों के बीच रिक्त स्थान होती है उसमें क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, यानी कि समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच कणों के बीच पर्याप्त स्थान होता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम लोग विभाजित नहीं कर सकते ना, कल्पना ही नहीं कर सकते। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। इसमें पहला क्या टॉपिक है, देखो इसका टॉपिक के बारे में मैं समझा दिया हूँ क्या बोलता है। पहला पार्ट का दूसरा टॉपिक का अंदर के एक टॉपिक, यानी कि यहाँ है पहला पार्ट का दूसरा टॉपिक, यहाँ है इसके बाद वाला पहला टॉपिक है, समझ में। चलो देखो क्या बोल रहा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये टॉपिक है। इसके बाद अंदर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ कणों के बीच रिक्त स्थान होती है कि नहीं होती है। मेरे साथ आपको पढ़ना है, नोट्स में बनवाते चल ही रहा हूँ, क्या टेंशन है इस बात की। चलो देखो पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के जो कणों के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसका मतलब समझो, देखो क्या समझाना चाह रहा है। हमने पहला जो क्रियाकलाप किया था उसमें क्या किया था कि नमक को घोल लिया था किसमें, जल में ना, नमक किसमें घोल लिया था, जल में। तो जब इतना जल था उसमें हम लोग नमक डाले थे तो थोड़ा बढ़ा था, इसी में क्या हो गया था, घुल गया था, देख भी नहीं रहा था कि नमक कहाँ गया, नमक एकदम गायब हो गया था। तो भाई नमक जो है घुल कैसे गया, ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है। तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण में घुल कैसे गए, तो घुलने का अर्थ यही है कि इन लोग कणों के बीच में कोई रिक्त स्थान होता होगा, वैसे ही घुल गया है। चित्र में साफ साफ आपको दिखाया गया है, देखो कैसे घुला है। तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो है ना जल के कण हैं अलग अलग थे और यहाँ खाली स्थान था। तो खाली स्थान में क्या चला गया, नमक चला गया। क्या चला गया, नमक। तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। ये चीज़ हमको यहाँ से पता चल गया कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। देखो किताब पढ़ने से ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक ना। देखो आगे है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पढ़ लिए पहला। इससे पहले क्या पढ़े कि कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होती हैं। अगला पढ़ेंगे कि पदार्थ के जो कण हैं निरंतर गतिशील होते हैं ना। तो देखो क्रियाकलाप भी दे दिया है, क्रियाकलाप को पहले पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.3, 1.1, 1.2 पढ़ लिए। क्या बोल रहा है 1.3 में, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके इतने समीप जाना पड़ता है कि अब अगरबत्ती जला दें। बोल रहा है कि इसकी सुगंध लेने के लिए मान लीजिए आप कोना में कहीं पे अगरबत्ती को रख दीजिए, उसको जलाइए मत, लेकिन थोड़ा थोड़ा महक आपको आएगा। कब आएगा, जब आप अगरबत्ती के नज़दीक जाएंगे तब। अब आगे बोल रहा है इसमें कि अब अगरबत्ती को जला दीजिए और देखिए आप दूर भी रहेंगे ना तो आपको अगरबत्ती का सुगंध पहुंच ही जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि बुझा हुआ अगरबत्ती का सुगंध आपके तक नहीं आता है। और इसमें बोल रहा है कि आप अगरबत्ती को जलाइएगा तो आपका जो ये अगरबत्ती का सुगंध है आपके तक पहुंच जाएगा। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यही है कि अगरबत्ती हम यहाँ जलाए और बैठे थे हम यहाँ, लेकिन इसका जो कण है उड़ते उड़ते हमारे पास आ गया और हमको महकने लगा। तो जो कण है ना यहाँ तक आ गया तो क्या हो रहा है, गति कर रहा है। तो टॉपिक क्या है, देखो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब कि दौड़ते हैं। तो यहाँ से दौड़ के यहाँ तक आ गया ना, गति कर रहा है ना पदार्थ के कण। तो यहाँ से पता ये चल रहा है, क्रियाकलाप से ही हमको निष्कर्ष निकलता है। ठीक, ये चीज़ें भी बता दिया, ये चीज़ें भी बता दिया। आगे पढ़ते हैं अब।
ये चीज़ आपको समझ में आया ना कि अगरबत्ती को जला के रख दें और बिना जलाए रख दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। कि अगरबत्ती को जलाएं तो उसका सुगंध यहाँ तक आ गया। इससे पता चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर कहने का मतलब है लगातार। उसको जलाइए या फिर मत जलाइए, गतिशील रहेगा ही। अगरबत्ती आप रख दिए हैं ना, तो आपका सुगंध जब बैठे रहेंगे कहीं भी तो इसके पास आएंगे तो आपके इसका सुगंध आएगा ही, और जला देंगे तो थोड़ा जल्दी जाएगा। हाँ, इससे क्या पता चलता है, ताप लगाने पर, उष्मा लगाने पर वो ज़्यादा दूर तक जाता है, तुरंत जाता है, उसकी गतिशीलता तेज हो जाती है ना। अगला जो क्रियाकलाप है उसको पढ़ लेते हैं। चलो पढ़ते हैं अगला क्रियाकलाप। क्या बोल रहा है, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। जल से भरा हुआ 2 गिलास ले लेना है आपको ना। जल से भरा हुआ कितना गिलास लेना है, 2 गिलास ले लेना है। ऐसे ही आप समझते चलिए, छाप के क्या बताऊँ मैं। तो पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरा में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने परीक्षण को नोट करें। बोल रहा है कि एक गिलास लीजिए, उसमें पहले गिलास में, दोनों गिलास में पानी लीजिए। पानी लेके उसको रख दीजिए ज़मीन पे, और एक गिलास में स्याही डाल दीजिए। उसमें हिलाना नहीं है, बस स्याही को उसमें चुआ दीजिए। और दूसरा में क्या डालना है, शहद। एक में डालना है स्याही और दूसरे में डालना है शहद। दूसरे में क्या डालना है, शहद। चलो आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद दूसरा में क्या डालने के लिए बोल रहा है, शहद। आगे है कि स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। शहद की बूंद डालने के बाद तुरंत आपने क्या देखा। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन घंटे लगे। बोल रहा है कि आपने एक गिलास में डाल दिया था स्याही और दूसरे गिलास में आपने डाल दिया था स्याही और दूसरे में डाल दिया था आपने शहद। तो आप डाले जैसे थे वैसे आपने क्या देखा, जैसे आपने डाले थे इंक तो आपस में फैलने लगा था। मध भी फैल रहा था लेकिन धीरे धीरे फैल रहा था, ठीक ना। तो इसके बाद भी एक क्रियाकलाप है, उसके बाद समझाता हूँ। इसको पहले मिटा लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ अगला क्रियाकलाप क्या बोल रहा है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहा है क्रियाकलाप 1.5। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडा पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। इतना चीज़ पढ़ ली। अब इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको नोट्स कराते चलूँगा और नोट्स आपको करना है। आप नोट्स नहीं करोगे तो पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। पढ़ने के लिए तो आप बैठे बैठे भी पढ़ लोगे, नोट्स करोगे तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आप साइड में लिखते चलोगे, ठीक। अभी मैं लास्ट में पूछूंगा जो पढ़ाया हूँ, भूलना नहीं है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप, हम लोग तीनों क्रियाकलाप पढ़े थे। स्याही वाला, शहद वाला जो डाले थे गिलास में, और दूसरा गर्म ठंडा पानी, एक अलग से गिलास में गर्म पानी लिए थे, एक में ठंडा पानी लिए थे। तो उपरोक्त क्रियाकलाप से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों के गतिज ऊर्जा में बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थान में समावेशित होने के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। चलो देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी है ये बताता हूँ। देखो मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दूंगा, आप थोड़ा गौर करना। तो यहाँ लिखा है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो विसरण क्या है, जब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण में बिना कुछ की अपने ही घुल जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं विसरण। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक गिलास में हमने डाल दिया स्याही
स्याही और दूसरे गिलास में हमने क्या डाल दिया, शहद। क्या डाल दिया, शहद। और हिलाए नहीं और अपने आप जल के कण में स्याही के जो कण है घुल गए। तो स्वतः घुलना क्या बोला जाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण। इसको भी लिखवा दूंगा, चलो लिखवा ही देता हूँ। चलो देखो समझो। तो मैं यहाँ तक लिखवाया था पदार्थ क्या होता है, ये भी लिखवा दिया था। और पदार्थ का जो है भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी बताया था। उसके बाद यहाँ तक भी बताया था। ये बताना बाकी था। तो देखो पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ये लिखना है आपको टॉपिक बना के। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पहला क्या है, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। ये चीज़ हो गया। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी बात पता चल गया है। फिर अगला है पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। इसमें हम लोग अभी पढ़ रहे थे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। रिक्त स्थान होती है तभी जाकर के घुलता है एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण में। अगला है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं। इतना बात समझ में आया है। तो देखो ये पदार्थ के कणों के बारे में है। हमने पहले क्या किया था, पदार्थ के बारे में पढ़ा। पदार्थ पता चला कि भाई कण से मिलकर के बना है। कण को इतना काट सकते हैं कि उसको हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना छोटा होते हैं। बहुत छोटा होता है कोई भी कण, ठीक ना। तो कण के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो पदार्थ के कण हैं, जो पदार्थ हैं कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ किससे बने होते हैं, कणों से, ठीक ना। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि जो शब्द है अक्षरों से मिलकर बना होता है, वैसे जो पदार्थ है किससे बना है, कण से मिलकर के बना है। कण के बारे में दूसरा टॉपिक है, पदार्थ के जो कण है बहुत छोटे होते हैं। अभी बताया ना कि बहुत छोटा होता है। उसके बाद अगला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। रिक्त स्थान कैसे होती है, जैसे हम लोग दो पदार्थों को आपस में घुलते हैं ना, तो घुल जाता है। कैसे घुलता है, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है ना, उसी में घुलता है। ये नहीं कण गया इसी में घुल गया, नहीं, जहाँ खाली स्थान में घुलता है, ठीक, रिक्त स्थान में घुलता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील कैसे होते हैं, पता चला है। अगरबत्ती को हम लोग जलाएंगे यहाँ और दूर तक पहुँच जाता है उसका गैस ना। खाना पकाते हैं यहाँ, लेकिन उसका सुगंध दूर तक पहुँच जाता है। पता है समझ में कि गतिशील क्यों होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं पदार्थ के कण। ये उसका गुण है ना। कहते हैं कि वो किसी चीज़ में गुण होता है, वैसे पदार्थ के कण में एक गुण है, हमेशा गति करते रहेगा, हमेशा गति करते रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ तक आपको नोट कर लेना है, जैसे लिखा है वैसे ना, शुद्ध करके। आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे यहाँ देखो लिखा है ना, पदार्थ के कण पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, यहाँ न जोड़ लेना है, टाइपिंग मिस्टेक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील, ये वाला स हटा देना है, निरंतर गतिशील होते हैं। बाकी सब क्लियर है, आपको लिख लेना है ना। एक देखो 1 नंबरिया में सवाल यहीं से बनते हैं। सवाल पूछ देगा कि पदार्थ के कणों के बीच होता है, इसे लिखेगा ना, सवाल ऐसे बनाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। लिख देगा ऑप्शन ए रिक्त स्थान। दूसरा लिख देगा कणों के बीच कण। तो आपको किस में टिक लगाना है, रिक्त स्थान में लगाना है। मतलब एक जैसे ही हम लोग सवाल पढ़े उसका बिना ऑप्शन देखे आंसर आना चाहिए, तब इसको बोलेंगे बहादुरी ना। तो आपको इस तरह से किताब पढ़नी है। अगर आप 9वीं क्लास में अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको 10वीं क्लास में समझ में आएगा। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे 9 क्लास में कैसे सोचते हैं कि अरे ये तो ऑब्जेक्टिव आता है, पास हो जाओ, 10 में चल जाएंगे तो वहाँ से अच्छा पढ़ लेंगे। तो आप 9वीं में अच्छा से नहीं पढ़ रहे ना बच्चे, तो आपको जो है आगे चल करके दिक्कत होगी। 9-10 में तो दिक्कत होने ही वाला है अगर आप 9वीं क्लास के सभी पाठ को पढ़ते नहीं हो तो ना। अभी आप समझोगे कि मेरा तो एग्ज़ाम आने वाला है, 2 महीने में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, क्या करूँगा इसको पढ़ के। तो अगर आप 9वीं क्लास को अच्छे से पढ़े रहोगे तभी आपको 10वीं में अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। फिर आप भटकोगे कि अरे बहुत सारा इसमें लोड है ना, पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते भी है तो समझ में नहीं आता है, कैसे समझ में आएगा। आप पीछे की चीज़ छोड़ दे रहे हो, ठीक। तो चलो नोट्स यहाँ तक बना लिए हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे ना कि विसरण कहलाता है, आगे पढ़ते हैं।
विसरण के बारे में लिखा है, तो विसरण को भी हम लोग नोट कर ही लेते हैं कि विसरण क्या है, विसरण क्या है, इसको हम लोग नोट ही कर लेते हैं। तो देखो लिखो प्रश्न। ये देखो 2 नंबर में सवाल ऐसे भी आते हैं। अभी जो 9वीं क्लास का जो है ना, 9वीं क्लास का वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ऑब्जेक्टिव होगा एग्ज़ाम की सब्जेक्टिव होगा। अभी दोनों भी हो सकता है या फिर कोई एक हो सकता है, अभी इसका कंफर्म हुआ नहीं है। दिसंबर तक पता चल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जिस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न आएगा मैं उस तरह से आपको तैयारी करा दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 2 महीने के अंदर हमको आपको तैयारी करा देंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको मेरी जो वीडियो है देख करके जाना है, और साथ में आपको नोट्स, अभी भी नोट्स बना लो, मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स बना लो ना, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़े रहोगे तुम तभी तुमको ऑब्जेक्टिव आएगा। चलो लिखना शुरू करते हैं। इसमें क्या है, पहला प्रश्न लिखना है विसरण क्या है। विसरण क्या है, तो उत्तर में लिखना है कि 2 विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जैसे पानी में नमक डाले तो वो घुल जाता है, यह है विसरण। विसरण क्या है, जब 2 पदार्थ के कण आपस में स्वतः मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं विसरण, उसी को बोलते हैं विसरण। उसके बाद विसरण के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। किताब पढ़ने का यही फ़ायदा है, आपको चीज़ें जो हैं क्लियर होते चलते हैं ना। चलो यहाँ तो इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। देखो यह है। उसके बाद अगला टॉपिक है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मतलब खींचना, जैसे लचुमा खींचता है ना, वैसे ही जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी के जरिए समझो। क्रियाकलाप 1.6 क्या बोल रहा है, इस खेल को एक मैदान में खेलें, आगे बताएं ढंग से 4 समूह बना करके मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह 4 श्रृंखला बनाना है, जैसे हम लोग झूमर खेलते हैं वैसे। क्या करना है, एक दूसरे के पीछे कसकर पकड़ लें। इसको मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद आप समझ लेना क्या है। उसको मैं समझा देता हूँ। देखो बोल रहा है कि 4 को श्रृंखला बनाना है। कितना बनाना है, 4 ठो श्रृंखला बनाना है। कैसे, 4 लोग यहाँ हो गए, 4 लोग यहाँ हो गए, 4 लोग यहाँ हो गए, 4 लोग यहाँ हो गए। ठीक, तो पहला जो ग्रुप है ये दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है। तो पहला ग्रुप में क्या करना है, 4 लोगों को आपस में जो है पकड़ के इस तरह से पकड़ना है, जैसे इसमें देखो फोटो में जैसे दिखाया है, फोटो में जैसे दिखाया है, इस तरह से पकड़ना है। जो पहला आदमी है, जो पहला औरत है, वो दूसरे औरत के कमर को पकड़ी है, और जो दूसरा औरत है इसके कमर को पकड़ी है, पीछे से देखो पकड़ी है, और इसका पकड़ी है। मतलब पहला जो है कमर पकड़ पकड़ के ग्रुप बना लेना है ना, और जो दूसरा है उसको क्या करना है, पहला ग्रुप का पता चला है अभी। ठीक, ये पहला ग्रुप का पता चला है कि कमर पकड़ लेना है। उसके बाद देखो यहाँ समझो, 4 ठो ग्रुप बनाने के लिए बोल रहा है ना, 4 ठो ग्रुप बनाने के लिए बोल रहा है। अब 4 लोगों के, एक 4 को यहाँ, एक 4 को यहाँ, एक 4 को यहाँ, एक 4 को यहाँ। इसको पहला ग्रुप को क्या करना है, कमर पकड़ पकड़ के लाइन बनाना है, और दूसरा जो है हाथ पकड़ के, और दूसरा जो है हथेली पकड़ के, और तीसरा जो है उंगली पकड़ के। तो अब बताओ, अगर किसी लाइन को तोड़ना है तो सबसे तोड़ने में सबसे कम आसानी किसको पड़ेगी, सबसे आसानी पड़ेगी इसको जो उंगली पकड़ के है। हैं, ये दर्शाता है कि आकर्षण, जितना मजबूत पकड़ के रखोगे ना उसको तोड़ने में उतना ही मेहनत लगता है, उतना ही मेहनत लगता है। और दूसरा अगला क्रियाकलाप पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो क्रियाकलाप 1.7 है कि एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड। लोहा के कील लेना है, चौक का टुकड़ा लेना है, और रबड़ का बैंड लेना है, रबड़ का। ठीक, इन पर हथौड़ा मार कर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करना है। अब करना क्या है, इनको तोड़ने का, कैसे वो तोड़ना है। लोहा है तो थुरकुच के तोड़ो, रबड़ है तो खींच को तोड़ो, कैसे करो तोड़ो, और आपको पता करना है कितना उसमें ताकत लगाना पड़ता है। तो इन तीनों में किसके कण अधिक होते हैं, तो तोड़ने से हमको पता चलेगा कि हाँ किसको तोड़ने में कितना ताकत लग रहा है। इससे क्या पता चलेगा कि देखो, अगर आप लोहा के कील को तोड़ते हो तो आपका जो ताकत है वो बहुत लगेगा, ताकत जो है वो बहुत लगेगा। अगर आप मान लो क्या करते हो,
रबड़ को तोड़ते हैं। किसको? रबड़ को। रबड़ को तो रबड़ को तोड़ने में थोड़ा ही ताकत लगेगा, खींच दोगे टूट जाएगा ना। तो इससे क्या अंतर पता चल रहा है? जो लोहा के जो कण होते हैं बहुत मजबूती से पकड़े होते हैं। जैसे आदमी लोग चलते ना पीठ पकड़ पकड़ के, वैसे ही पीठ पकड़ पकड़ के इन लोग इतना जो कण है, लोहा के जो कण है आपस में इतना मजबूती से पकड़ के रखते हैं। और जो रबड़ के कण हैं वो जैसे इसमें आदमी लोग बनाया था ना कि कोई कमर पकड़ के है तो दूसरा जो है वो हाथ पकड़ के है, तो इससे कम हुआ ना मजबूत। तो रबड़ में थोड़ा सा कम मजबूत होता है। आकर्षण होता है सब में, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम था। आकर्षण बल यही होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं आपस में खींच के रखते हैं कि भाई कहीं नहीं जाना है, पकड़ के रखना है ना, टूटना नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक ख़त्म कर लिए हैं और आगे पढ़ते हैं। देखो आगे है क्रियाकलाप ही है, आगे भी क्या है? क्रियाकलाप है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। एक थाली में जल लेकर के उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। थाली में जल लेना है, जैसे एक थाली हो गया, उसमें पानी डाल लिया, उसको उंगली से इसी से काटिए। एक बार काटिएगा फिर से पानी जुड़ जाएगा, एक बार काटिएगा फिर से पानी जुड़ जाएगा, तो कट ही नहीं रहा है। क्या जल की सतह कटती है? नहीं कटती है। जल की सतह न कटने का क्या कारण है? अच्छा नहीं कटती है तो कारण बताओ। देखो कारण पूछ रहा है तो कारण यही बताएगा ना, पढ़ लेते हैं इसी को। बोल रहा है उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों के एक साथ रखता है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। यहाँ से पता चल रहा है कि जो पकड़ के रखता है ना उसको बोलते हैं आकर्षण बल। अब बोल रहा है कि इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। लोहा में उसका सामर्थ्य बहुत ज़्यादा रहता है, रबड़ में कम होता है, लकड़ी में उससे भी कम होता है। आया समझ में? चलो इसको मैं नोट्स करा लेता हूँ, नोट्स बनवा लेता हूँ। तो नोट कॉपी खोलो, अभी लिखो इसके बारे में, आकर्षण बल के बारे में, इसके बारे में, आकर्षण बल के बारे में आप लिख लो। तो देखो आकर्षण बल के बारे में क्या लिखना है? आकर्षण बल के बारे में आपको यही लिखना है कि प्रश्न लिखना है आकर्षण बल क्या है, उसमें लिखना है उत्तर किसी पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, उसे ही आकर्षण बल कहते हैं। किसी पदार्थ के कणों के बीच, कोई एक पदार्थ है ना, केवल उसी के कणों के बीच कोई एक पदार्थ है, उसके कणों के बीच आकर्षण बल लगता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं। देखो एक कणी हो गया, एक कणी हो गया, इन लोग दोनों में खींच के रखते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग आकर्षण बल। तो प्रश्न पूछ देगा कि हाँ पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल होता है? आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल ना। तो आप क्या आंसर दोगे? तो आकर्षण बल। एक नंबर सवाल यहीं से बनता है बाबू, समझ लेना। ठीक है यहाँ तक। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है भाई? यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग ना, यहाँ तक नहीं पढ़े थे, यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ रखा था, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ रखा था। तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? प्रश्न। आप क्या किए हो? आप अपने सामने किताब खोल के रखे हो ना, अपने आपके साथ गद्दारी मत करना, किताब अपने सामने खोल के रखो और पढ़ते चलो। तो आगे क्या लिखा है? प्रश्न। अब इतना पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछ रहा है किताब कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। अब आपको पदार्थ चुनना है। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र, इत्र की सुगंध। अब बताओ इनमें से कौन कौन सा पदार्थ है और कौन कौन सा पदार्थ नहीं है, आपको चुनना है। तो देखो यहाँ से ये जो हो गया कुर्सी पदार्थ है। पदार्थ क्यों है? क्योंकि ये हमारे आसपास हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो किसी चीज़ से बना हुआ है, स्थान घेर रहा है ना, कुछ द्रव्यमान है उसका, इसलिए क्या है? पदार्थ है। वायु, वायु भी पदार्थ है। सोने, सोने तो हम लोग करते हैं, सोने दिखाई देता है नहीं। गंध, गंध दिखाई नहीं देता लेकिन होता है ना, सोने नहीं दिखाई देता है और उसका वजन भी नहीं होता है ना, आकार आयतन कुछ नहीं होता है, तो इसलिए क्या? सोने पदार्थ नहीं है। उसके बाद गंध, गंध है, यस। घृणा, घृणा दिखाई देने वाला चीज़ नहीं है ना, तौलने वाला वजन वाला चीज़ नहीं है ना, आकार आयतन नहीं होता है ना, तो घृणा नहीं है। ठीक। बादाम, बादाम है भाई,
विचार, विचार भी नहीं है, क्यों? विचार सोचते हैं दिमाग से, ठीक। उसके बाद है शीत, शीत क्या है? जो ऊपर से पानी गिरता है ना, शीत, सुबह सुबह में ओस, उसको बोलते हैं शीत। हम लोग देहाती भाषा में धुंध भी बोलते हैं उसको। तो क्या है, जो शीत जो है, शीत वो भी क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। आप ऐसे इसको अलग अलग करना है। आप देखो कितना पढ़े हो, यहीं से पता चल जाएगा। कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, सोने पदार्थ नहीं है, गंध पदार्थ है, योजना पदार्थ नहीं है, बादाम पदार्थ है, विचार पदार्थ नहीं है, शीत पदार्थ है, नींबू पदार्थ है, पानी पदार्थ है, इत्र की सुगंध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि वो एक जहाँ से दूसरे जहाँ गति करता है, इसलिए पदार्थ है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताएं। इसके जो नीचे लिखा है ना, उसका कारण बताना है। गर्म पानी खाने की गंध, गरम यानी गर्मा गर्म खाने की जो गंध है कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने का महक लाने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। कह रहा है कि जो गर्म खाना है ना, गर्म खाना उसका जो है सुगंध बहुत दूर से आ जाता है, और ठंडा खाना का एकदम नज़दीक जाने के बाद पता चलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसका आंसर दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म करने पर जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनका गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो आ जाते हैं, ठीक। और तीसरा सवाल क्या है, तीसरा को भी पढ़ लेते हैं, और इतना ही सवाल बना करके, इतना ही पढ़ करके उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया शायद। देखो तीसरा है, पहला बता दिया हमने, छांट लेना है कौन। दूसरा भी बता दिया, गर्म करने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तीसरा बता रहा हूँ, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। देखो हम लोग जो नहाते हैं ना स्विमिंग पूल में, हम लोग नहीं, जो शहर के लोग होते हैं वो लोग नहाते हैं स्विमिंग पूल में, वो तैरते हैं ना, तो उसको क्यों काट पाते हैं? तो काट नहीं पाते हैं, उसको पानी से पीछे ढकेलते हैं, पानी को पीछे ढकेलते हैं और खुद आगे जाते हैं, ठीक। कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो पदार्थ का वह गुण प्रेक्षित कौन सा हो रहा है, उसमें हम लोग काट पा रहे हैं। उसके बाद चौथा देखो, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं हम लोग ने बहुत सारे बताया हूँ, जिसमें मैं 1-2 आपको भी बताता हूँ। देखो कौन कौन सा विशेषता। पहला विशेषता बताना है कि पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। दूसरा जो बताएंगे वो क्या है, जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा बताएंगे पदार्थ के जो कण होते हैं गतिशील होते हैं, ठीक। और चौथा बताएंगे पदार्थ के जो कण हैं आपस में आकर्षण बल लगाते हैं। चौथा सवाल का 4 आंसर दे दिया हमने, और चारों को चारों लिखना है आप, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक ना। तो मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था, ठोस द्रव गैस पढ़ना भी बाकी है। चलो ठीक, इतना ही के लिए आज के लिए, चलो इतना ही, ठीक है। तो जय हिंद।